जीवन में हमेशा खुशियां मिलना नामुमकिन सा होता है। हमारा वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमारा जीवन कभी खुशी तो कभी गम, दोनों दौर से गुजरता है। पर कभी कभी हम दुखों को इतना हावी कर लेते हैं कि हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं और हमारा उससे बाहर निकल पाना और मुश्किल हो जाता है। कठिनाइयां हमें कमजोर और नकारात्मक बनाने लगती हैं। हमारी सारी सकारात्मकता खत्म होने लगती है। तब हम केवल उसी सोच में रह जाते हैं और कठिनाइयों से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते और सफलता और खुशी से हम दूर रह जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए धैर्य के साथ पॉजिटिव रहना इसके लिए सबसे बड़ी शर्त है। लक्ष्य पर केंद्रित और खुद पर भरोसा रखकर बिना डरे सफल लोगों के जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ते रहिए। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब। आइए जानते हैं सबसे पहले कि हेलो इंडिया में अगले आधे घंटे में क्या कुछ रहेगा खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजरें डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर भी होगी हमारी पैनी नजर। साथ ही बताएंगे आज के खास दिन के बारे में। आज नो स्मोकिंग डे है। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। और आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं तमाम बड़ी राष्ट्रीय खबरों पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब परिणामों की बारी है और इन चुनाव में एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब में 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाने हैं। वोटों की गिनती कल सुबह से शुरू हो जाएगी और शाम तक नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। सांप पकड़ने वाली प्रथम महिला से लेकर जन्मजात विकृतियों वाली कथक नृत्यांगना तक 29 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। महिलाओं, विशेषकर कमजोर और समाज के हाशिए पर गुजर बसर करने वाली नारियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मशीन विजन एंड ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया भर में सड़क सुरक्षा चिंता का कारण है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए तो ये एक बड़ी चुनौती है। Who are also want to start their new startup, I am giving them my all best wishes, and I always telling to the people that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the other philosophy which is very touching to my heart, that is the West to wealth. No one is West. It is depending upon the appropriate technology, appropriate leadership, that you can convert West into wealth. These are the two philosophy which are very important for the country, and where the people like you, who are the researchers, scientists, innovators, entrepreneurs, your contribution is very helpful for the country. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए से पूछा है कि एल्गार परिषद माओवादी संबंधी मामले में आरोपी कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव को चिकित्सा के आधार पर स्थायी जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। वरवरा राव कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। केवल इस आधार पर किसी कर्मचारी को पीछे की तारीख से प्रमोशन नहीं दिया जा सकता कि वो पद पहले से खाली था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के एक मामले में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन पदों पर नियुक्ति के लिए नियम अलग अलग हैं, पदोन्नति की स्थिति में उन्हें एक नहीं माना जा सकता। इसरो के अनुसार एक्सोस्फेयर में ऑर्गन 40 गैस मिलने से चंद्रमा के बाहरी मंडल को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही उसकी सतह में 10 मीटर भीतर होने वाली रेडियोधर्मी गतिविधियों का ज्यादा सही अनुमान लगाया जा सकेगा।
1972 में भेजे गए अमेरिकी मिशन अपोलो 17 ने सबसे पहले ऑर्गन 40 की चंद्रमा पर पुष्टि की थी। और आइए अब देखते हैं राज्यवार खबरें। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चुनाव नतीजों के आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने और क्षेत्रीय दलों की मदद से राज्य में अगली सरकार बनाने का भरोसा जताया। प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना होनी है। मेघालय और असम के सीमा विवाद पर गृह मंत्रालय ने MHA की बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय विवादास्पद सीमा विवाद पर चर्चा के लिए हितधारकों से मुलाकात करेगा। पिछले महीने सीमा विवाद पर दोनों सरकारों ने अपनी सिफारिशें सौंपी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,000 करोड़ रुपए का कल बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार और हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की। सुषमा स्वराज पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 2022-23 का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करने वाले हैं, जिनके पास राज्य के वित्त विभाग का प्रभार भी है। सत्र की शुरुआत 7 मार्च को राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से हुई। सत्र के दौरान 13 बैठकें होंगी और जो 25 मार्च को समाप्त होने वाली है। बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा कराया जा रहा है। 100 फीट लंबी ये प्रतिमा बोधगया के प्रखंड कार्यालय के ठीक पीछे एक संस्था में बनाई जा रही है। भगवान बुद्ध के इस प्रतिमा को महापरिनिर्वाण मुद्रा यानी शयन मुद्रा में बनाया जा रहा है। श्रद्धालु फरवरी 2023 से यहाँ दर्शन कर सकेंगे। कोविड टीकाकरण अभियान में कोविड-19 के खिलाफ लोगों के सफल टीकाकरण के अलावा ओडिशा 90.5% कवरेज के साथ देश में पूर्ण टीकाकरण की सूची में सबसे ऊपर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हुई प्रगति की समीक्षा के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ कोलकाता में एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य के मंत्री और ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। और आइए अब बात करते हैं तमाम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारत ने सहायता के तौर पर पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 2000 टन गेहूं की तीसरी खेप भेजी है। इससे पहले 22 फरवरी को भारत ने 2500 टन गेहूं अफगानिस्तान को भेजा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने ट्वीट करके बताया है कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 14वां दिन है। रूस ने बुधवार को सीज फायर की घोषणा की, जिससे युद्ध में फंसे नागरिकों को निकाला जा सके। सूमी, खार्किव, मारियोपोल, चेरनिहिव और जापोरिया में युद्ध विराम जारी रहेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगी देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेरने के लिए लगातार प्रतिबंधों का ऐलान कर रहे हैं और इसी क्रम में अमेरिका ने रूस से गैस, ऑयल और कोयले को इंपोर्ट करने पर बैन का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी। खास बात ये रही कि भारतीय मिशन ने सूमी में विदेशी छात्रों को भी बचाया है। केंद्र सरकार ने 27 मार्च से रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन फिर शुरू करने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। देश में कोरोना केस में गिरावट को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। दक्षिण कोरिया में आज राष्ट्रपति चुनाव है। चुनाव से पहले राष्ट्रपति मून जे-इन ने देश भर के लोगों से मतदान करने का आग्रह किया। आज 4.4 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान करने के पात्र। पाकिस्तान ने सालों तक जिन आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा किया, वो ही उसके गले की फांस बनते जा रहे हैं
और इसका एक उदाहरण पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में देखने को मिला है। यहाँ के सिबी जिले में सालाना मेले के दौरान एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ जिसमें 5 जवानों की मौत हो गई जबकि 28 लोग जख्मी हुए। और अब आज की गतिविधियों पर डाल लेते हैं एक नजर। आज की गतिविधियों की बात करें तो आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 दिवसीय मिजोरम दौरे पर आज से रहेंगे। उपराष्ट्रपति मिजोरम में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शीर्ष स्तर की सलाहकार का पोस्ट बजट वेबिनार आज शाम 6:30 बजे संबोधित करेंगे। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 1 दिवसीय भोपाल दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष आज मध्य प्रदेश विधानसभा में संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। साथ ही राज्यसभा की गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक आज संसद परिसर में सुबह 11:30 बजे आयोजित होगी। वहीं लोकसभा के आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में इसकी बैठक होगी। इसके अलावा लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक भी आज 12 बजे होनी है। साथ ही लोकसभा की रेलवे पर स्थायी समिति की भी आज बैठक होगी। और अब बात कर लेते हैं प्रीति आज के खास दिन की। आज का दिन पूरी दुनिया नो स्मोकिंग डे के तौर पर मना रही है और हर साल प्रतिबिंब मार्च के दूसरे बुधवार को, यानी इसकी एक तारीख निश्चित नहीं है, मार्च के दूसरे बुधवार को इसे मनाया जाता है। और इस साल आज के दिन ये दिन पड़ा है। इसकी शुरुआत भले ही 1984 में यूके से हुई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भारत देश तंबाकू को कंज्यूम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। जी। देश भर में आज यानी 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जा रहा है। इसे हर बरस मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे मनाने की शुरुआत 1984 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा धूम्रपान से होने वाले खतरों के प्रति सचेत रहने के लिए की गई थी। यानी इसका संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते हैं और कैसे उन्हें ऐसी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। वैसे तो तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद, खासकर सिगरेट के सेवन और उससे जुड़े खतरों से सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी हजारों युवा इस कुव्यसन को तज नहीं पाते। अक्सर इस आदत की शुरुआत जिज्ञासा से होती है और धीरे धीरे ये लत में तब्दील हो जाती है। स्मोकिंग का बुरा असर खांसी, गले में जलन समेत सांस की बदबू और कपड़ों में दुर्गंध के साथ शुरू होता है। धीरे धीरे दांत पीले पड़ जाते हैं और फेफड़ों में टार इकट्ठा होने लगता है और फिर दिल की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, स्ट्रोक, कैंसर और खासकर मुंह का कैंसर जैसे गंभीर हालात सामने आते हैं। ग्लोबल टोबैको सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 27 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों का सेवन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और कंज्यूम करने वाला देश है। ये भी एक बुनियादी वजह है कि हर साल सरकार और तमाम एनजीओ अभियान, कार्यक्रम और गतिविधियों के जरिए लोगों को तंबाकू के खराब प्रभावों के बारे में बताकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। और बड़ी बात यह है प्रीति, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको मालूम होता है ये जानलेवा है, उसके बावजूद भी वो अपनी आदत बदल नहीं पाते। बिल्कुल, लेकिन एक दृढ़ निश्चय के साथ अगर एक शुरुआत की जाए तो थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी प्रतिबिंब, लेकिन क्योंकि मैंने अपने सामने ऐसे कई लोगों को देखा है जो चेन स्मोकिंग करते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने ठान लिया तो इससे वो दूर हो पाए। जी, उनकी संकल्प शक्ति मजबूत होना बेहद आवश्यक है। और अब वक्त है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं जम्मू कश्मीर के लेह से आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरों को। दरअसल यहाँ नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी के लिए खिलाड़ी जो है काफी मेहनत कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने नौकायन में भी खुद के हाथ और आजमाए हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, ब्रेक के उस पार बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 9 मार्च के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 9 मार्च वर्ष 1951 को मुंबई में जन्मे प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का आज जन्मदिन है। जाकिर हुसैन प्रख्यात तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं।
महज 12 साल की उम्र से ही जाकिर हुसैन ने संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज़ को बिखेरना शुरू कर दिया था। वर्ष 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। 1973 से लेकर अब तक जाकिर हुसैन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समारोहों और एल्बमों में अपने तबले का दम दिखाते रहे हैं। अपनी प्रतिभा के चलते जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। भारत सरकार ने इन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 9 मार्च वर्ष 1961 में सोवियत संघ ने कोरबल स्पुतनिक 4 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। इसे स्पुतनिक 9 भी कहा जाता है। इस परीक्षण को वोस्तोक के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के जरिए सोवियत संघ ने एक डमी अंतरिक्ष यात्री, जिसे सोवियत अधिकारियों ने इवान इवानोविच का उपनाम दिया, और चेरनुश्का नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में भेजा। यह एक सफल अभियान रहा, जिसमें इस यान ने पृथ्वी की कक्षा में एक सफल चक्कर लगाया था। इससे पहले सोवियत संघ ने वर्ष 1957 में 6 किलो वजनी लाइका कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा था। तब लाइका स्पेस में जाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी थी। और अब बात एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ की जो हमारे और आपके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत यहाँ की बेरोजगार युवतियाँ न सिर्फ खुद को रोजगार से जोड़कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके की ये तस्वीर बदलते भारत की कहानी बयां करने के लिए काफी है। मत्स्य पालन करती ये युवतियां कभी रोजगार के लिए भटकने को मजबूर थीं, लेकिन PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इन युवतियों को न सिर्फ रोजगार मिला, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मौका भी। नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं घर में बैठी हूँ और 2-4 मुलाजिम भी रखे हैं, उनका भी पूरी तरह से अच्छी तरह से रोजगार मिल रहा है और मुझे भी अच्छी तरह से रोजगार मिल रहा है। PMMSY योजना की शुरुआत सन 2020-21 में की गई थी, जिसके चलते आज के ऐसे युवाओं, बेरोजगारों और छोटे किसानों को संजीवनी मिली। इस योजना की सफलता से प्रशासनिक अधिकारी उत्साहित हैं। हाँ, ये बड़ी खुशआइन बात है कि अगर आप देखोगे कि हमारे जो जितनी भी सारे यहाँ तकरीबन 200 से ऊपर 210 के करीब हमने कुछ ये ट्राउट फार्म्स यहाँ पे एस्टेब्लिश करे हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो इसमें से तकरीबन 20-25% के करीब महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, बेरोजगार लड़कियां होंगी, जिनको भी काफ़ी शौक है और काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है जितने भी सारे हमारे फार्मर्स हैं वो दे आर देमसेल्व्स ए सक्सेस स्टोरी। तो जहाँ पे भी हम जाते हैं हम बड़े खुश होते हैं और हमें एक फख्र भी होता है एक साइड से कि हमने पहले जब स्टार्ट किया था तो हमें इतना मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस लेवल पे जा सकेंगे। PMMSY योजना के तहत अपने पैरों पर खड़े होने और गरिमा के साथ अपने परिवार का पेट पाल रही हैं, ये स्थानीय युवक और युवतियों को इस योजना को अपनाने की सलाह भी दे रही हैं। जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप भी इस स्कीम की तरफ रुजू करें और आप अच्छी तरह से अपना रोजगार कमा सके। कोविड महामारी के कठिन दौर से उबरते समाज को महंगाई और दूसरी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में PMMSY जैसी योजना इस वर्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रीति, सोच की बात है। कुछ लोग सकारात्मक चीज़ों में भी नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ों से भी सकारात्मक हो जाते हैं, और इसका जीवंत उदाहरण थी ये स्टोरी। बिल्कुल। और अब आइए थोड़ा सा टेक अपडेट भी हो जाते हैं, क्योंकि ज़माना डेटा का है। ऐसे में डेटा को सेव करना और स्टोर करना आज एक बड़ी चुनौती है। क्लाउड कंप्यूटिंग से अब कोई भी आसानी से अपने डेटा को कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकता है। इसलिए आजकल हर कोई अपने ऑनलाइन वीडियो एप्लीकेशन डेटा बैकअप को क्लाउड में सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन यूजर्स की
संख्या। एज कंप्यूटिंग दो शब्दों एज और कंप्यूटिंग को मिलाकर बना है, जहां एज का मतलब है किनारा और कंप्यूटिंग का मतलब होता है संगणना। इसे इनहैंस्ड डेटा रेट्स फॉर जीएसएम आर्किटेक्चर कहते हैं। एज कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग के ठीक उल्टा होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल डाटा स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि डाटा संगणना यानी कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। कैसे काम करता है एज कंप्यूटिंग, अब आपको ये बताते हैं। ये बैंडविड्थ और लेटेंसी को कम करता है। आपको बता दें कि लेटेंसी जो है वो रियल टाइम में क्लाउड या डाटा सेंटर से कनेक्ट करने में हुई देरी को कहते हैं। लेटेंसी को कम करने के लिए एज कंप्यूटिंग के जरिए डाटा सर्वर को डाटा सोर्स के करीब लाया जाता है, यानी डाटा को स्टोरेज डिवाइस के पास लाया जाता है। एज कंप्यूटिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए किया जाता है। कई बार लोग क्लाउड और एज कंप्यूटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को स्टोर किया जाता है, जबकि एज कंप्यूटिंग में डाटा को कैलकुलेट किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड स्लो होती है, जबकि एज कंप्यूटिंग में डाटा स्पीड फास्ट। क्लाउड में डाटा का ट्रैवल टाइम ज्यादा होता है और एज में डाटा का ट्रैवल टाइम कम होता है, जिससे बैंडविड्थ और लेटेंसी की समस्या नहीं होती। एज कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण डाटा को ही क्लाउड पर शेयर किया जाता है, जिससे सर्वर पर डाटा जरूरत के मुताबिक ही रहता है। ये इंटरनेट की स्पीड स्लो होने पर भी फास्ट काम करता है, जबकि क्लाउड में ऐसा नहीं होता। क्लाउड कंप्यूटिंग में बैंडविड्थ और अधिक डाटा स्टोर करने की वजह से इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। इस लागत को कम करने के लिए आजकल कई कंपनियां एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। रिपोर्ट प्ले हो गई है। मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाह रहा था प्रीति कि 5G टेक्नोलॉजी के आने से एज कंप्यूटिंग की मांग और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये डाटा स्पीड को बढ़ाकर लेटेंसी को कम कर देता है। बिल्कुल ये इस बात बिल्कुल सही है, और डाटा स्पीड को बढ़ाकर लेटेंसी को कम करने से इसके रिजल्ट एकदम एक्यूरेट होने लगते हैं। बिल्कुल, इसकी संभावना और ज्यादा पुख्ता हो जाती है। आइए अब इसके बाद एक नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम। सुबह 9 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमिक सूत्र, और 9:30 बजे देखिए बिल्स एंड इनसाइट। 10 बजे देखिए द जर्नी इफ स्टार्टअप्स, और शाम 6 बजे फैसला 2022। रात 8 बजे देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर हमारा बुलेटिन आज की खबर। रात 8:30 बजे पर्सपेक्टिव, 9 बजे द न्यूज़ और 9:30 बजे द डिफेंडर्स। और फिलहाल वक्त हो चला है मुझे और प्रतिबिंब को इजाज़त देने का, और जाते जाते आपको कुछ खास और रोचक एक झलक के साथ हम छोड़कर जाएंगे। हिंदी सिनेमा के सबसे पहले चॉकलेटी हीरो जॉय मुखर्जी को भला कौन नहीं जानता। उनके चार्म को लोग आज भी याद करते हैं, इसके दीवाने। जी हाँ, और उनकी दमदार पर्सनालिटी, लंबा कद, गोरा रंग, घने बाल और एक मस्ती भरा अंदाज जो हर किसी को अपना दीवाना बना देता था। वो देखने में भी काफी चार्मिंग थे, जो उस समय कोई दूसरा एक्टर नहीं था। उनके आकर्षक पर्सनालिटी को देखकर लोग उनकी तुलना हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हडसन से भी करते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। जाते जाते आपको दिखाते हैं उनके कुछ खूबसूरत गीत। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया जापान, लव इन टोक्यो। तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, ओ मेरे